तो दोस्तों जैसे कि अगर बात करें तो अब से कुछ घंटे बाद ही हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। तो केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए ले आए हैं। 2 नंबर व 3 नंबर वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं और ये पक्का आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, आज पता है आपको कितने क्वेश्चन देखने वाले? 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हो। 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी किताब के जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार जो आपका कुछ घंटे बाद केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसमें भी आपको ये सभी क्वेश्चन दिखेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं यार, पूरी किताब का निचोड़ आपको देना है, बस इतने तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको करना क्या है भैया, जितने क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाले अभी भी समय, अंतिम मौका है आपके पास। अब इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा कि इनको तैयार कर लो। तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना, ज्यादा टाइम हम भी आपका वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है आपके पास समय कम है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन पढ़ते रहना। 40 प्रश्न है, जल्दी से 40 के 40 प्रश्न हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और एक काम जरूर कर लेना, जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। बार बार आपके जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है सब हम करा रहे हैं, चैनल पे जाके वीडियो देखो। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, राउल्ट का वाष्पदाब और नमन नियम लिखिए, इसकी सीमाओं को भी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले राउल्ट का नियम क्या होता है आपको पता है। इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है राउल्ट का नियम। इसका सूत्र होता है पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट बराबर N1 बटा N1 प्लस N2। इसको लिखना कैसे, इस टाइप से, जहां पी नॉट क्या है, विलायक का वाष्प दाब, P क्या है, विलयन का वाष्प दाब, N1 क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, N2 क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, अब इसके बाद पूछा गया राउल्ट के नियम की सीमाएं भी लिखिए। तो सीमाएं समझ लो, मतलब राउल्ट का नियम कहां तक सीमित है, कहां तक लागू होता है। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं, पहली सीमा है कि राउल्ट का नियम तनु विलयनों पे लागू होता है, सान्य विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। पहली सीमा ये हो गई। दूसरा है कि यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पे लागू होता है। तीसरा हो गया वैद्युत अपघट्यों के विलयन पे राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। तो यह है राउल्ट का नियम क्या है, उसका गणितीय व्यंजक, इसे गणितीय व्यंजक बोलते हैं और ये इसकी सीमा है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पेपर में देखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, मोलल उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, देखो किसी विलायक के 100 ग्राम, किसी विलायक के 100 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलेय के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। आपसे पेपर में अगर ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक पूछा जाए तब भी बात यही है, चाहे ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक बोलो या मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलो, बात एक ही है। ठीक है, और इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं, केबी से प्रदर्शित करते हैं। ये होती है मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा। फिर है मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, तो कहा गया किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु, मतलब 1 मोल को 100 ग्राम विलायक में घोलने पे विलायक के हिमांक में जो अवनमन होता है उसे विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक या ग्राम अणु का अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा है मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक की। ठीक है, तो इस टाइप से 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। जितने क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर साल पूछा तो पक्का आएंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। तो समझ लो, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। के होता है, के को कप्पा पढ़ा जाता है, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। के बराबर 1 बटा रो। ठीक है, या कप्पा बराबर 1 बटा रो, इसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इस टाइप से बनता है। ठीक है, इस टाइप से इसे रो बोलते हैं। ठीक है, और इसका ये जो कप्पा या विशिष्ट चालकता है इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इस टाइप से लिख सकते हो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो ये विशिष्ट चालकता की परिभाषा, ये इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तैयार कर लेना क्योंकि आपसे बहुविकल्पी में भी पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चौथा प्रश्न है, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों। ठीक है, मतलब जिंक और तांबे में से एक ऐसा है जो अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता, ऐसा क्यों। तो याद रखना इसका है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, जो आपने वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी है दूसरे चैप्टर वैद्युत रसायन में, तो कहा गया वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर होता है। जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है तथा तांबा जो होता है वो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है और तांबा कम अपचायक है। इसीलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है परंतु तांबा नहीं करता। ठीक है, तो ये कारण है कि जिंक जो है अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है परंतु तांबा ये काम नहीं करता। ठीक है, अगला 5वां क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया बहुत ही धीमी होती है या मंद होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी।
छठवां प्रश्न है, देखो आपसे कह रहा हूं जितने क्वेश्चन सिलेक्टेड है पिछले वर्षों से लिए हैं हमने और ये पक्का पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। छठवां प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पे घोल नीला क्यों हो जाता है? तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व तो आगे से मतलब कहा गया वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व तो अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है और श्रेणी में Cu का स्थान Ag से ऊपर है। कहा गया ना कि सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर की छड़, तो Cu है कॉपर और Ag क्या है सिल्वर। तो श्रेणी में जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu का स्थान Ag अर्थात सिल्वर से ऊपर है, अतः यह सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO3 से निम्नलिखित अभिक्रिया देगा, ठीक है। AgNO3 का नाम है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो क्या अभिक्रिया देता है पूछा गया ना, कॉपर की छड़ डालने पे नीला क्या हो जाता है? तो जब सिल्वर नाइट्रेट में हम कॉपर की छड़ डालते हैं मतलब कॉपर डालते हैं तो यहाँ से Cu2 प्लस 2NO3 माइनस और यहाँ से 2Ag निकलता है। इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन, इसे बोलते हैं क्यूप्रिक आयन, ये जो Cu2 प्लस है ना इसे क्यूप्रिक आयन बोलते हैं। Cu2 प्लस विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। तो किस कारण से विलयन का रंग नीला हो जाएगा? जैसे आप जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लोगे, इसमें कॉपर की छड़ मतलब Cu को मिलाओगे तो यहाँ से Cu2 प्लस और 2NO3 माइनस और 2Ag निकलता है। इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन, ये जो Cu2 प्लस आयन होता है इसी के विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से छठवां क्वेश्चन हो गया। आगे के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो कहा गया इस नियम के अनुसार, मतलब फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा अर्थात कुल आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है। मतलब फैराडे के नियम के अनुसार अगर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है तो उसमें किसी इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड है उस पे जो मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान होगा विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा अर्थात कुल आवेश के समानुपाती होगा। तो W समानुपाती Q, जहां W मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान और Q विद्युत की मात्रा या कुल आवेश है, ठीक है। फिर है फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो कहा गया इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। मतलब कि आपका अगर मान लो द्रव्यमान, आपका जो मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान W1 हो और तुल्यांकी भार E1 हो तो W1 अनुक्रमानुपाती E1 के। इसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रोड पे मान लो मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान W2 हो और उसका जो तुल्यांकी भार हो वो E2 हो तो W2 अनुक्रमानुपाती E2। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2, जहां W1 व W2 मुक्त पदार्थ की मात्रा है अर्थात मुक्त पदार्थ के द्रव्यमान है तथा E1 व E2 उनके तुल्यांकी भार है, ठीक है। इस टाइप से ये प्रश्न हो गया। फिर है नौवां प्रश्न की मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है? तो समझ लो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। कहा गया मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में निम्नलिखित संबंध होता है। मोलर चालकता का सूत्र होता है मोलर चालकता लैम्डा m, इसे बोलते हैं लैम्डा m। मोलर चालकता लैम्डा m बराबर अणु भार बटा तुल्यांकी भार गुणे तुल्यांकी चालकता लैम्डा EQ, ठीक है। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ से लिखते हैं और मोलर चालकता को लैम्डा m से। तो ये सूत्र होता है मोलर चालकता बराबर अणु भार बटा तुल्यांकी भार गुणे तुल्यांकी चालकता। तो ये है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। फिर अगला क्वेश्चन है 10वां कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है? तो कहा गया यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण अभिकारक की सांद्रता C हो तो उस समय अभिक्रिया का वेग dx/dt सांद्रण C के समानुपाती होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dx/dt समानुपाती C या dx/dt बराबर k इंटू C, जहाँ k क्या है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो यहाँ से वेग स्थिरांक की परिभाषा आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे यदि आप जैसे dx/dt बराबर k आया था तो यहाँ से ये देखो फिर से एक बार देख लो, ये dx/dt बराबर k इंटू C। अगर यहाँ से C सांद्रता को 1 कर दो, ठीक है, सिंपल dx/dt बराबर k इंटू C था, अगर C का मान 1 कर दो तो dx/dt k हो जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है, यदि C सांद्रता 1 हो जाए तो dx/dt बराबर k। यहाँ से वेग स्थिरांक की परिभाषा बनेगी कि अतः स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थ के इकाई सांद्रण, इकाई सांद्रण मतलब जब सांद्रता 1 हो, इकाई का मतलब 1, यहाँ पे सांद्रता C का मान 1 है तो इकाई सांद्रण मतलब एक सांद्रता पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। तो इस टाइप से वेग स्थिरांक को आपको समझा देना है। 11वां प्रश्न है, ठीक है, जितने प्रश्न अच्छे अच्छे सबको देखते रहो। 11वां प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मात्रक बताइए। तो देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण जो होता है वो होता है आपका वेग R बराबर k a की पावर 1, जहां a क्या है ये जो कोष्टक में लिखा है इस अभिकारक की सांद्रता बोलते हैं, R को वेग बोलते हैं, k को वेग स्थिरांक बोलते हैं। इसकी घात 1 लिखी हुई, यहाँ पे 1 लिखा है तो मतलब प्रथम कोटि, 1 का मतलब प्रथम, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ से अगर k का मात्रक निकालो तो k का मात्रक बराबर हो जाएगा R का मात्रक और ये यहाँ पे गुणे पे तो नीचे आ जाएगा बटे में a का मात्रक,
इकाई या मात्रक बात एक ही है। तो आर अर्थात आपका क्या है, आर, ठीक है, आर हो जाएगा वेग, वेग परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर सेकंड, और एक ही मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। तो यहाँ से क्या आपका मोल से मोल कट गया, लीटर से लीटर, तो 1/सेकंड, ठीक है। ये देख सकते हो। आर बराबर सूत्र क्या होता है, जो वेग होता है उत्पाद की सांद्रता बटा समय, ठीक है। मतलब ये आपका आर क्या, वेग dx/dt था, तो वही चीज तो उत्पाद की सांद्रता बटा समय। तो यहाँ से मात्रक उत्पाद की सांद्रता मतलब मोल प्रति लीटर, सांद्रता मतलब मोलरता। ध्यान से समझो, सांद्रता क्या होती है, मोलरता के बराबर होती है। तो सांद्रता की जगह हो गया मोल प्रति लीटर और समय की जगह सेकंड, तो मोल बटा लीटर गुणा सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से मोल प्रति लीटर सेकंड हो गया। और ए क्या है, एक प्रकार की ये भी अभिकारक की सांद्रता, तो इसका मात्रक भी मोल प्रति लीटर। मोल से मोल कैंसिल, लीटर से लीटर, बचा सेकंड, 1/सेकंड, या लिख दो सेकंड इनवर्स। तो ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, तापी गुणांक क्या है, अभिक्रिया के वेग से इसका संबंध बताइए। तो समझो, तापी गुणांक जो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। और वेग स्थिरांक का तापी गुणांक का सूत्र जो होता है वो होता है T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान बटा T डिग्री सेंटीग्रेड पे वेग स्थिरांक का मान। आपसे कहा गया ना, तापी गुणांक जो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे एक तो ताप हो गया, मतलब जो T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा T डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री का अंतर है ना, देख लो, T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान बटा T डिग्री सेंटीग्रेड पे वेग स्थिरांक का मान। तो इस टाइप से 12 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। देखो, तो आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जल्दी पढ़ाने का यार यही है कि अब समय कम है, ठीक है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी आप करते रहो, ठीक है। आप देखो, 13वां क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, समझो, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक की किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। सांद्रण का मतलब सांद्रता ही है, ठीक है। तो जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब मान लो कोई अभिक्रिया जैसे उसमें अभिकारक ए हो जिससे B + C उत्पाद बनता है, यदि इसका वेग, जो देखो शून्य कोटि में क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, कहा गया ना, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे वेग जो हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता ए है, इसकी घात 0 के, जब घात 0 होगी तभी इस पे वेग निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो वेग अभिकारक की सांद्रता पे कहाँ निर्भर करेगा। तो यदि इसका वेग अनुक्रमानुपाती हो, अभिकारक की सांद्रता की पावर 0, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे H2 + Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, तो यहाँ से 2HCl बनेगा, और ये एक प्रकार की शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि इसमें कोटि शून्य है, ठीक है, इस टाइप से। और ये शून्य कोटि को ये समझना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए, H2 एक प्रकार की गैस है और क्लोरीन भी गैस है। तो जब भी गैस होता है तो उसके लिए आपका कोटि क्या हो जाती है, शून्य। अगर सभी गैस है तो कोटि शून्य हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया समझ में आई, परिभाषा और इसका ये आपका उदाहरण, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे वेग स्थिरांक का व्यंजक भी पूछ रहा था, तो वेग स्थिरांक का व्यंजक भी लिख देते हैं नीचे। वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है x = k × t, जहां x अभिकारक A की वह मात्रा है जो t समय में अभिक्रिया करती है और k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ठीक है। तो वेग स्थिरांक का व्यंजक हो गया, उदाहरण हो गया कि इसका शून्य कोटि की अभिक्रिया का, और इसकी परिभाषा भी हो गई। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है 14। आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया समझ लो। अब कहा गया कि वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वेग अनुक्रमानुपाती A की पावर 1, ठीक है, वेग अनुक्रमानुपाती A की पावर 1, यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब अभिकारक की सांद्रता, यहाँ पे 1 लिखा है, 1 ये दर्शाता है कि इसकी कोटि 1 है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता की पावर 1 है, तो जो इसकी घात होगी, जो इसकी पावर होगी, वही उसकी कोटि होगी। जैसे यहाँ पे 1 है तो प्रथम कोटि, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था, ये देखो शून्य लिखा है मतलब शून्य कोटि, यहाँ पे 1 लिखा है मतलब प्रथम कोटि, 2 लिखा हो तो द्वितीय कोटि, ठीक है। इस अभिक्रिया का, प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, जैसे शर्करा आप ले लो, C12H22O11 + H2O, H+ की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, तनु HCl या H2SO4 ले लो, जिससे यहाँ से C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज बनता है। और इसमें कोटि कितनी होती है, प्रथम, क्योंकि इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए कोटि बराबर 1, प्रथम कोटि अभिक्रिया। वेग स्थिरांक का व्यंजक इसके लिए, प्रथम कोटि के लिए क्या होता है, K = 2.303/T log base में 10 A/A-x, ये है प्रथम कोटि के लिए, और ये आपका था शून्य कोटि के लिए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आगे चलते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन है आपके, 40 आपको देखने, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आभासी
आवासीय एक अणु अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो कहा गया आवासीय एक अणु अपक्रिया क्या होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण 3 नंबर पे पूछी जाती है। तो वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो आवासीय एक अणु अपक्रिया कहलाती है। क्या कहा गया, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो आवासीय एक अणु अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे शर्करा C12H22O11 प्लस H2O, जिससे H प्लस की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, जो अभिक्रिया अभी पीछे बताई थी। तो यहाँ पे अगर बात करें वेग अनुक्रमानुपाती हो जाएगा इसकी घात 1 के, तो यहाँ से कोटि हो जाएगी 1। ठीक है, इसमें अभिक्रिया की कोटि 1 है क्योंकि H2O के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता, जबकि इसकी आणविकता 2 है। आणविकता 2 क्यों, क्योंकि एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा। आणविकता अणुओं की संख्या होती है, यहाँ 2 अणु है इसलिए आणविकता 2 है, और इसकी कोटि कितनी हो गई 1। तो यहाँ पे कहा गया इसमें अभिक्रिया की कोटि 1 है क्योंकि H2O के सांद्रण में परिवर्तित नहीं होता। एक कोटि क्यों है, क्योंकि इस H2O की सांद्रता बहुत कम परिवर्तित होती है, H2O के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता, जबकि इसकी आणविकता 2 है, मतलब कोटि 1 आणविकता 2, तब यह आवासीय एक अणु अपक्रिया है। परिभाषा यही कह रही थी कि जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो। देख सकते हो कोटि 1 है लेकिन आणविकता 1 नहीं, तो आवासीय एक अणु अपक्रिया। अगली परिभाषा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, पढ़ सकते हो। संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती है तथा उनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता होती है। ठीक है, यह कहा गया ये कारक, मतलब ये जो कारक है, मतलब संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जा निम्न होती है, मतलब जो आयनन ऊर्जा होती है वो निम्न होती है, बहुत कम होती है, और उनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक होते हैं, और संक्रमण तत्वों के बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक होते हैं। यही कारण या यही कारक उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं और वो धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये है। फिर है लैंथेनाइट, 17 नंबर क्वेश्चन है, लैंथेनाइट तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए, इनके 2 मुख्य उपयोग भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 उदाहरण देने, तो पहला लैंथेनाइट का उदाहरण जैसे सीरियम हो गया Ce, दूसरा हो गया यूरोपियम Eu। ठीक है, तो ये लैंथेनाइट तत्वों के उदाहरण है और इसके 2 उपयोग पूछ रहा है। तो पहला उपयोग है सीरियम ताप तथा पराबैंगनी प्रकाश दोनों का अवशोषण करते हैं, अतः इनका उपयोग चश्मे बनाने में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए सीरियम फास्फेट का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके लैंथेनाइट के 2 उपयोग हो गए और ये इसके 2 उदाहरण सीरियम और यूरोपियम। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व क्या है। तो जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षकों में प्रवेश करता है वे तत्व आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक F ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें F ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। तो ये आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व की परिभाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19वां क्वेश्चन है, एक्टेनाइट्स का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर पे, एक्टेनाइट्स का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कीजिए। तो आपको लिख देना एक्टेनाइट श्रेणी के जो तत्व होते हैं आवर्त 7 में आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में इनको रखा गया है, और एक्टेनाइट्स को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहते हैं। देखो, लैंथेनाइट को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहते हैं और एक्टेनाइट को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के 5f कक्षक में प्रवेश करता है, और इस श्रेणी में थोरियम Z बराबर 90, Z का मतलब है परमाणु क्रमांक, थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 है, Z का मतलब परमाणु क्रमांक, थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लारेंसियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 तक के 14 तत्व सम्मिलित हैं। ठीक है, एक्टेनाइट में कहां से कहां तक के तत्व होते हैं, थोरियम 90 परमाणु क्रमांक से लेकर लारेंसियम 103 परमाणु क्रमांक तक के 14 तत्व एक्टेनाइट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब कहा गया ये तत्व आवर्त सारणी में एक्टिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 89 होता है का अनुसरण करते हैं। यही कारण है कि ये एक्टेनाइट्स कहलाते हैं। तो ये चीज है एक्टेनाइट की बात। ठीक है, फिर है लैंथेनाइट क्या है, उनके नाम लिखो। तो समझते हैं लैंथेनाइट श्रेणी में स्थित सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 है, Z का मतलब परमाणु क्रमांक 58 से लेके ल्यूटीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 71 तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइट्स कहा जाता है। इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। इस श्रेणी को क्या कहते हैं, प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी, और एक्टेनाइट को क्या कहते हैं, द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी। ठीक है, और इसमें 5f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरता है, 5f कक्षक में, और लैंथेनाइट में 4f कक्षक में। इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं, और इस श्रेणी में परमाणुओं के 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। ठीक है, लैंथेनाइट के नाम याद रख सकते हो, जैसे लैंथेनाइट के नाम निम्न है, जैसे पहला सीरियम, प्रोजियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम और टर्बियम हो गया। ठीक है, फिर डिस्प्रोजियम है,
ये आपका होवियम है, अर्बियम है, थूलियम है, इटरबियम है, ल्यूट्रिशियम है। तो ये 14 तत्व हैं आपके लैंथेनाइड, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है? तो याद रखना, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से अधिक होती है। पहला कारण है कि संक्रमण तत्व में धातु आयनों का छोटा आकार होता है। दूसरा कारण, धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश होता है। तीसरा कारण है, लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक का होना। यही 3 कारण है जिसके कारण संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो 21 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं भैया, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये 22वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, लिगेंड क्या है? लिगेंड क्या है, 2 उदाहरण भी दीजिए। लिगेंड की परिभाषा बतानी है। तो लिगेंड क्या होते हैं? वह आणविक या आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक अर्थात उपसहसंयोजन यौगिक, संकर यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक बात एक ही है। वह आणविक या आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़ी होती है, उसे लिगेंड कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे पहला उदाहरण है जैसे K4FeCN6, यहाँ पे Cn आपका लिगेंड है, ठीक है, लिख देते हैं। इसमें Cn माइनस आयन जो लिगेंड है, ठीक है, इसमें Cn माइनस आयन लिगेंड है, क्योंकि यह संकर में अर्थात उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु Fe2+ आयन से सीधे जुड़ा है। क्या गया समझो, क्या कहा गया समझो। इसमें Cn माइनस, ये जो Cn माइनस है लिगेंड है, इसमें Cn माइनस आयन जो है लिगेंड है, क्योंकि यह संकर अर्थात उपसहसंयोजन यौगिक में Fe2+ आयन से सीधे जुड़ा है, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु आयन से सीधे जुड़ा है, इसलिए लिगेंड है। दूसरा उदाहरण ले लो, CuNH3 का होल फॉर 2+, इसमें NH3 लिगेंड है, क्योंकि यह केंद्रीय धातु परमाणु Cu2+ से सीधे जुड़ा हुआ है, तो इसमें यह लिगेंड है, ठीक है। तो इस टाइप से लिगेंड की परिभाषा उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, अगला है CuNH3 होल फॉर SO4 में Cu की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना भी आपको आना चाहिए। देखो एक चीज ध्यान देना, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या, देखो Cu की निकालनी है, Cu को x के इक्वल मान लो, माइनस Cu की ऑक्सीकरण संख्या x है। अब Cu को x मान लिया, x लिख दिया। NH3 एक प्रकार का उदासीन लिगेंड है, तो इसकी 0 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, 0 लिख दो। 4 है तो 4 का गुणा, प्लस लगाया SO4 पे कितना होता है, SO4 2 माइनस होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 हो गया, बराबर में 0। जब सबकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख दी जाएगी बराबर में 0, हल कर लो। x प्लस 0 गुणे 4 0, -2 बराबर 0, x की वैल्यू आएगी +2, और x किसको माना था, Cu की ऑक्सीकरण अवस्था, तो x का मान अगर +2 है तो अतः Cu की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक दंतुर, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो समझते एक दंतुर, द्विदंतुर और उभय दंतुर लिगेंड। पहला है एक दंतुर लिगेंड, जब कोई लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा जुड़ा होता है तो उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। जब कोई लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु आयन से क्या हो, एक दाता परमाणु, दाता परमाणु मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म, दाता परमाणु या एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा जुड़ा होता है, उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। जैसे Cl-, Cn-, H2O, NH3 आदि, ये सभी एक दंतुर लिगेंड के उदाहरण है। द्विदंतुर लिगेंड, जब कोई लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से 2 दाता परमाणु द्वारा जुड़ा रहता है तो उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। जैसे C2O4 2-, C2O4 2-, CH2NH2, CH2NH2, इसमें क्या है, 2 दाता परमाणु द्वारा जुड़ा है, इसलिए द्विदंतुर लिगेंड। उभय दंतुर लिगेंड क्या होता है, वह लिगेंड जो 2 भिन्न परमाणुओं द्वारा जुड़ सकता है, उभय दंतुर लिगेंड कहलाता है। जैसे NO2- और यहाँ पे आपका SCN- आयन, ये सभी आपके लिगेंड के प्रकार है, एक दंतुर, द्विदंतुर, उभय दंतुर, ठीक है। बहुदंतुर भी कहे तो सेम बात है, बहुदंतुर लिगेंड या उभय दंतुर बात एक ही है, ठीक है। 24 नंबर तक हो चुके हैं, आगे बढ़ते 40 क्वेश्चन है भैया, ठीक है। अब लो रिएक्शन आ गई है आपके पास, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25वां की अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। रिएक्शन है, देखो इस टाइप से रिएक्शन 2 नंबर पे आ जाती है। जैसे यहाँ पे RX है, यहाँ पे KCN और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये H लिखा हुआ है, यहाँ पे H है, ठीक है, H, और जिससे B बनता है। आपको इसमें ये बताना है कि A और B की जगह क्या आएगा, ये बताना है कि A और B की जगह क्या आएगा। तो देखो हल इसका हमने किया यहाँ पे, जब RX आपका होता है, जैसे कि एल्किल हैलाइड बोलते हैं इसे, RX को क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। जब इसकी अभिक्रिया KCN से होगी तो आपको बताना A की जगह क्या आएगा, तो R और CN मिलके RCN बनाएंगे, और यहाँ से K और X बाहर निकल जाएंगे, KX, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ जब इसकी हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है तब क्या बनता है आगे B की जगह, तो यहाँ जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है तो RC, देखो RC, और यहाँ आपके जो एक हाइड्रोजन है इसमें अगर हम 4 का गुणा कर लेंगे तो CH3 और यहाँ पे H2 लग जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बाहर क्या निकलेगा, बाहर आपका यहाँ से KX बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
तो ए की जगह ये आया आपका और बी की जगह ये आया, ठीक है। तो इस टाइप से अभिक्रिया पूर्ण की जाती है। कोई भी अभिक्रिया आपको समझना पड़ेगा, जैसे ए की जगह पूछ रहा था आर और सी एन पहले निकलेगा, फिर आर सी एन जब एस से अभिक्रिया करेगा तो बी की जगह ये आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला अभिक्रिया देखो पूर्ण करने को है, 26वां भी अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। जैसे CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CHCl3 है, KOH है। अब यहाँ पे क्या बनेगा बताओ। तो इसका नाम आपको पता होगा, CH3CO, CH3 मतलब एसीटोन है, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म है, ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। बनेगा क्या ये बताना है। तो यहाँ से CH3 C CH3 जैसा लिखा सेम रहेगा, यहाँ से O के साथ H लगा देना, OH हो जाएगा, और एक बॉन्ड से आपको CCl3 जोड़ देना। इस टाइप से देख लो, ये CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O है, CHCl3 KOH। यहाँ से हुआ क्या, ये H इस O के साथ लग के OH बन गया, और ये जो C और Cl3 है, ये ClCl3 इसके साथ बॉन्ड से जुड़ गया, इसका नाम हो गया क्लोरीटोन, ठीक है। एसीटोन जब क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, क्लोरीटोन बनाता है, ठीक है। अगला 27वां क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं। तो याद रखना, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेट के अंधेरे में मुंह तक भरकर तथा 1% एथिल अल्कोहल, इसका नाम एथिल अल्कोहल, C2H5OH का नाम है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की कुछ बूंद मिलाकर रखना चाहिए। मतलब अगर आप क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु से बचाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेट के, रंगीन बोतल में भरना होगा, फिर उसे काले कागज में लपेट कर अंधेरे में मुंह तक भरकर मतलब उस जिस भी बोतल में रखो उसमें मुंह तक ऊपर तक भर के रखो, और उसमें 1% C2H5OH की कुछ बूंद मिलाकर रखना चाहिए। जिससे होता क्या है, क्लोरोफॉर्म को नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि जब क्लोरोफॉर्म प्रकाश एवं वायु के संपर्क में आता है तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत हो जाता है और फास्जीन गैस का निर्माण कर देता है। तो इसको बचाने के लिए ये सावधानियां बरती जाती है कि रंगीन बोतल में भर दिया जाता है, कागज से लपेट दिया जाता है, अंधेरे में मुंह तक भर के उसमें 1% C2H5OH मिला दिया जाता है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, C2H5OH तथा CH3OCH3, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, इसका नाम है आपका क्या, इसका क्या नाम है, डाइमेथिल ईथर, ठीक है। एथिल अल्कोहल तथा डाइमेथिल ईथर दोनों के अणुभार समान है, किंतु कमरे के ताप पर एथिल अल्कोहल द्रव है तथा ये जो डाइमेथिल ईथर है गैस है, ऐसा क्यों। तो याद रखना, एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध बनता है। ये जो एथिल अल्कोहल है इसके अणुओं के मध्य अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसके कारण इसके अणुओं का संगुणन हो जाता है और यह द्रव अवस्था में रहता है। जबकि जो डाइमेथिल ईथर CH3OCH3 है, इसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनता, इसलिए यह गैस है, ठीक है। ध्यान समझो, इसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध है इसलिए द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन इसके अणुओं के मध्य क्या है, हाइड्रोजन बंध नहीं है, इसलिए यह गैस अवस्था में रहता है, ये कारण है, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। यूरोट्रोपिन क्या होता है तो समझो, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनाती है, जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनाती है, जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं। देख सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, जब इसकी अमोनिया NH3 से अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को करने के लिए यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO पे 6 का गुणा किया जाता है, अमोनिया NH3 पे 4 का गुणा किया जाता है, जिससे ये CHH मिला के CH2, 6 है तो CH2 का होल 6 और 4 नाइट्रोजन मतलब N4, CH2 का होल 6 N4 प्लस यहाँ से 4 तिया 12 मतलब यहाँ से 6 दूना 12, 6 लिया गया है, 6 H2O बाहर निकलता है। इसी का नाम यूरोट्रोपिन है और इसका एक नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। इस CH2 का होल 6 N4 का नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन या यूरोट्रोपिन, ठीक है। 29 नंबर तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट है, आगे चलते हैं, ठीक है। 30 नंबर ये है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है। कहा गया प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए और इसका समीकरण भी दीजिए। यह आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, ल्यूकाज परीक्षण क्या है या किस प्रकार के यौगिकों की पहचान में उपयोगी है, ठीक है। चाहे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए या इस टाइप से पूछा जाए, बात एक ही है, सॉल्व एक ही तरह से होगा। तो उत्तर देखो इसका, ल्यूकाज परीक्षण क्या होता है पढ़ते हैं। कहा गया ल्यूकाज परीक्षण या प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। ल्यूकाज परीक्षण के द्वारा आप क्या कर सकते हो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर बता सकते हो। विभेद का मतलब अंतर करने की एक ये बहुत सरल विधि है। इसके द्वारा आप अल्कोहलों में क्या कर सकते हो, अंतर बता सकते हो। या भिन्न अल्कोहलों की ल्यूकाज अभिकर्मक, या मतलब आप अगर भिन्न भिन्न अल्कोहल लेते हो और उसकी अभिक्रिया ल्यूकाज अभिकर्मक, ल्यूकाज अभिकर्मक क्या होता है, शांत HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है, ठीक है। किसी अल्कोहल में ल्यूकाज अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। मतलब अगर आप किसी भी अल्कोहल को लेते हो उसमें आप ल्यूकाज अभिकर्मक क्या है, शांत HCl प्लस निर्जल ZnCl2, अगर इसको मिलाते हो
तो एल्कोहलों की पहचान होती है और बनता क्या है, एल्किल क्लोराइड, देख सकते हो। और धुंधलापन भी उत्पन्न होता है। धुंधलापन समझते हो, जैसे मान लो कोई विलयन है, उसमें आप कुछ मान लो मिलाओ और उसमें आपको आर पार न दिखे तो उसे धुंधलापन कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आप कुछ भी मिला सकते हो, मान लो जैसे पानी पे मान लो नमक मिला दो, ठीक है। तो इस टाइप से अगर वो विलयन धुंधला हो जाए तो आप आर पार मतलब न देख सको तो उसे धुंधलापन बोलेंगे, ठीक है। तो उदाहरण के लिए देख सकते हो, आपने एक एल्कोहल लिया ROH, ROH सूत्र के यौगिकों को एल्कोहल बोलते हैं। ल्यूकाज कर्मक क्या है, सांद्य Cl प्लस निर्जल ZnCl2, जिससे बना क्या, RCl, जिसका नाम है एल्किल क्लोराइड, और OH और H मिलकर H2O बन गया। तो यहाँ से आपका ये जो एल्किल क्लोराइड बना, इसी के कारण विलयन में धुंधलापन उत्पन्न होता है। मान लो आपने किसी मान लो बीकर पे या किसी चीज पे अल्कोहल लिया, आप चेक करना चाहते हो इस बीकर में अल्कोहल कौन सा है, तो आपको इसमें ल्यूकाज कर्मक क्या मिलाना, सांद्य Cl प्लस निर्जल ZnCl2। अगर इसमें धुंधलापन उत्पन्न होता है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा अल्कोहल है। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ पे लिखा है 3 पॉइंट। अगर कमरे के ताप पर तृतीयक अल्कोहल होगा तो वो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करेगा। जैसे आप विलयन पे आप क्या मिलाओगे, ल्यूकाज अपकर्मक, और अगर वो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर दे तो कौन सा अल्कोहल होगा, तृतीयक अल्कोहल। और अगर द्वितीयक अल्कोहल होगा तो 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करेगा, और प्राथमिक अल्कोहल होगा तो वो धुंधलापन उत्पन्न ही नहीं करेगा, अतः विलयन पारदर्शक होगा, ठीक है। तो ये है ल्यूकाज परीक्षण की बात, आशा करते हैं समझ में आए। अगर इसे अच्छे से पढ़ना चाहो तो हमने इसके लिए अलग से वीडियो भी बना रखा है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ल्यूकाज परीक्षण क्या स्टडी का अड्डा, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। हमने सारे टॉपिक पढ़ा रखे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं कि आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाए और आप लोग तैयार कर लो, क्योंकि अब बहुत कम समय है, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। फार्मेलिन भी महत्वपूर्ण है। तो फार्मेलिन फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें फार्मेल्डिहाइड का अधिकतम सांद्रता वाला 40% तक होती है, ठीक है। मतलब फार्मेलिन फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है जिसमें फार्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता जो होती है 40% होती है। यह विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयोग होता है। यह विलयन जो फार्मेलिन का विलयन है, जैसे मृत जीव होते हैं जो मर गए होते हैं, उनके परिरक्षण, उनकी रक्षण में यूज होता है, उनके परिरक्षण में प्रयोग होता है, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, एथिलेमिन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो नाइट्रोजन परमाणु, देखो एथिलेमिन का सूत्र होता है C2H5NH2, ठीक है। एथिलेमिन का सूत्र होता है C2H5NH2। जब एथिलेमिन होता है, एथिलेमिन में जो नाइट्रोजन होता है, इसमें क्या उपस्थित होता है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। मतलब नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का युग्म, मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो कहा गया नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिलेमिन अन्य अमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, या एक दुर्बल एकाकी क्षारक का व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो आपको पता चला क्यों प्रदर्शित करती है एथिलेमिन क्षारीय प्रकृति, क्योंकि एथिलेमिन का सूत्र C2H5NH2 होता है। नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन का युग्म उपस्थित होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसी के कारण ये क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न इस टाइप से आपका हो जाएगा 32वां क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आगे इधर है 33 नंबर पे आ जाते हैं। 33वां क्वेश्चन है, मेथिलेमिन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो देखो एथिलेमिन लिखा हुआ है, एथिलेमिन की पहचान करने वाले एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो देखो एथिलेमिन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक एच के साथ गर्म करने पे तीव्र गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये इसका एक प्रकार का परीक्षण है, और इस अभिक्रिया को नाम देते हैं कार्बिल एमीन परीक्षण, ठीक है। कार्बिल एमीन बोलते हैं ना। तो जब एथिलेमिन क्लोरोफॉर्म और QH 3 QH की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो यहाँ से C2H5, यहाँ से नाइट्रोजन और कार्बन मिलकर C2H5NC बनाता है, यहाँ से 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन मिलकर 3 KCl बनाता है, यहाँ से 3 OH मिलकर 3 H2O बना लेते हैं। ये अभिक्रिया सिंपल से होती है, इसका नाम एथिलेमिन, इसका नाम क्लोरोफॉर्म, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम एथिल आइसोसाइनाइड होता है। ये एथिलेमिन का परीक्षण, जिसे कार्बिलेमिन परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। तो कहा गया कार्बोहाइड्रेट वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा कार्बोहाइड्रेट की। फिर 35 नंबर है, मॉलिस परीक्षण क्या होता है। कहा गया यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। मॉलिस परीक्षण एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेके उसमें 2 मिली अल्फा नेप्थॉल का एल्कोहलिक विलयन मिला के उसमें कुछ बूंद सांद्य H2SO4 की डालने पे 2 द्रवों के बीच में बैंगनी रंग का वलय बनता है। इस परीक्षण को मॉलिस परीक्षण या मॉलिस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, ज्विटर आयन को उदाहरण द्वारा समझाइए। ज्विटर आयन क्या होते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ज्विटर आयन पेप्टाइड बंध भी आगे उसे भी पढ़ेंगे। ज्विटर आयन क्या होता है, एमिनो अम्लों में अम्लीय गुण जो होता है
COOH समूह के कारण तथा क्षारीय गुण OH समूह के कारण उपस्थित होता है। जिन अमीनो अम्लों में एक NH2 और एक COOH समूह होता है उनके जलीय विलयन लगभग उदासीन होते हैं। इसका कारण यह है कि NH2 और COOH समूह विपरीत स्वभाव के होने के कारण एक दूसरे को उदासीन करते हैं और आंतरिक लवण बनाते हैं, जिन्हें ज्यूटारायन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये एमिनो एसिड आप देख रहे हो, H2N को आप NH2 भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उपस्थित है, इसी के कारण क्षारीय प्रकृति होती है। यहाँ पे CHR, R का मतलब एल्किल समूह, जिसकी जगह आप CH3 C2H5 कुछ भी लगा सकते हो, आगे COOH। तो एमिनो अम्ल में क्या होता है, एक NH2 समूह होता है, एक COOH समूह होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि एमिनो अम्लों में अम्लीय गुण जो होता है COOH समूह के कारण और क्षारीय गुण OH समूह के कारण होता है। जिन अमीनो अम्लों में NH2 और COOH समूह साथ होता है उनके जलीय विलयन उदासीन होते हैं। इसका कारण है कि NH2 और COOH समूह विपरीत स्वभाव के होने के कारण एक दूसरे को उदासीन करते हैं और आंतरिक लवण बनाते हैं, ठीक है, जिन्हें ज्यूटारायन कहते हैं। कैसे आंतरिक लवण बनाते हैं, देखो ये जो H है, ये H यहाँ से चला जाता है इसके साथ, तो यहाँ से H3 बन जाता है, 2 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, H3 बन गया और ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाता है, यहाँ से CHR और यहाँ से जो COOH था इसका H तो यहाँ चला गया, बचा क्या COO माइनस, इसे बोलते हैं ज्यूटर आयन। ये जो प्लस और माइनस आयन है यही आयन ज्यूटर आयन होता है। तो सिंपल सा है, 3 नंबर पे पूछा जाए आराम से लिख देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, 36 नंबर तो हो चुके हैं। 37वां क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए में अंतर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। अब डीएनए और आरएनए में अंतर, एक तरफ डीएनए पड़ गया, एक तरफ आरएनए। डीएनए जो होता है, डीएनए में उपस्थित शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, आरएनए में उपस्थित शर्करा राइबोज शर्करा होती है। दूसरा अंतर है कि डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन पिरामिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं, आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरामिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं। मतलब इसमें थायमिन और पिरामिडिन होता है, साइटोसिन और थायमिन होता है, इसमें साइटोसिन और यूरेसिल होता है। अंतर यही है, इसमें साइटोसिन और थायमिन, इसमें साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। फिर है डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, आरएनए की एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, ठीक है। फिर है डीएनए आनुवंशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ये सिंपल से डीएनए और आरएनए में 4 अंतर है। फिर अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, लिपिड क्या है, इनके प्रमुख कार्य लिखिए, ठीक है। तो लिपिड वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा गया। क्या कहा गया, वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ है जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर क्लोरोफॉर्म में विलय होते हैं, ठीक है। ये होती है लिपिड की परिभाषा। जैसे वसा और तेल, फास्फोलिपिड, स्टेरॉइड, टर्पीन्स, ये सभी क्या है, लिपिड के उदाहरण है। जैसे वसा और तेल, फास्फोलिपिड, स्टेरॉइड, टर्पीन्स। और लिपिड के कार्य भी समझ लो। पहला कार्य कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव, अभाव का मतलब होता है कमी, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी या प्रोटीन के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ये लिपिड का पहला कार्य है। दूसरा कार्य शरीर के ताप को नियंत्रित करना। तीसरा कार्य स्टेरॉइड कोशिका झिल्ली के घटक होते हैं। फिर है ये हार्मोन्स विकास, वृद्धि, पोषण तथा जनन क्षमता को नियंत्रित करते हैं। ये लिपिड के कार्य है और ये लिपिड की परिभाषा, ये लिपिड के उदाहरण, ठीक है। 38 नंबर तक हो गए। आगे 39वां प्रश्न की ओर आ जाते हैं। 39वां क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व होता है। तो वसा जो होती है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है और शरीर को बाहरी सर्दी गर्मी से बचाती है। ये होता है वसा का महत्व हमारे शरीर में, ठीक है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, पेप्टाइड बंध क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, जैसे ज्यूटारायन महत्वपूर्ण था वैसे पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध को इंग्लिश में पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। रासायनिक रूप से पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड आबंध COOH समूह तथा NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध होता है। दो एक जैसे अथवा भिन्न अमीनो अम्लों के अणुओं के मध्य क्रिया एक अणु के अमीनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह के मध्य संयोग से होती है। क्या कहा गया, ध्यान से समझना। पहले कहा गया रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध COOH समूह तथा NH2 समूह के बीच बनता है। मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है COOH समूह और NH2 समूह के बीच बनता है और इसमें दो एक जैसे, या तो दो एक जैसे अमीनो अम्ल होंगे या दो भिन्न अमीनो अम्ल होंगे। उनके अणुओं के मध्य अभिक्रिया एक अणु के अमीनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह के मध्य संयोग से होती है, जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त होता है तथा पेप्टाइड आबंध, ये CONH, ये जो यहाँ पे बना है ना CONH, इसे पेप्टाइड आबंध बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण है, जब ग्लाइसिन का कार्बोक्सिल समूह एलेनिन के अमीनो समूह के साथ सहयोग करता है तो हमें ग्लाइसिल एलेनिन प्राप्त होता है। इसका नाम है ग्लाइसिन H2N CH2COOH, इसका नाम है एलेनिन H2N CH3 COOH। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपका सिंपल, यहाँ से OH और एक हाइड्रोजन मिलकर H2O बाहर निकल जाता है और जब OH और H निकल गया तो जुड़ क्या जाएगा CO और NH, CONH जुड़ गया, बाकी सेम है। देखो H2N ये रहा, CH2 ये रहा, यहाँ का CO और NH ये जुड़ गया, आगे CH CH3 COOH, यही है ग्लाइसिल एलेनिन और ये जो CONH बना इसे बोलते हैं पेप्टाइड आबंध। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका है। तो इस टाइप से 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे। आशा करते हैं
आप इनको अच्छे से तैयार कर लोगे, क्योंकि अब बहुत कम समय है। देखो आपको करना क्या है, आप तैयार अगर आपको अच्छे से करना है तो एक बार आपने ये वीडियो देखा, आप चाहो तो इस वीडियो को पूरा फिर से देख लो, जिससे आपका ये रिवीजन हो जाएगा और आपको ये तैयार हो जाएगा। ज्यादा इसमें देखो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस इस क्वेश्चन को समझना है। जितने क्वेश्चन बताए इनको समझो और बना कॉपी पे लिखा ना, नंबर कोई काट नहीं सकता। रटने की कोशिश करोगे तो अब रटने का समय नहीं है। इनको अच्छे से पढ़ लो, एक बार दोबारा रिवीजन कर लो, जल्दी से इसे वीडियो फिर से देख लो, आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। मस्त तरीके से लिख देना, कोई नंबर नहीं काटेगा, अपने शब्दों में लिख के आओगे अच्छे नंबर मिलेंगे। और हमने मस्त तरीके से कॉपी लिखना भी सिखा दिया है, चैनल पे वीडियो है उसमें पूरा बताया केमिस्ट्री कॉपी कैसे लिखना है। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको कैसे ट्रिक से करना है, सब कुछ सिखा रखा है। तो चैनल पे जाके आप वीडियो भी देख सकते हो, सब्सक्राइब कर लो, मस्त तरीके से तैयारी चल रही है।